हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विभू इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव क्लास के जीएस सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट डेज ऑफ जनवरी माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जो सभी प्रकार के सरकारी और गैर सरकारी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। मेरा प्रयास यह होगा कि आपको सभी बिंदुओं से अवगत कराता चलूं, बारीक से बारीक जानकारियां भी आपके साथ साझा करता चलूं। तो आपको बस ध्यान से सुनना है, समझना है और वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहना है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए अब क्लास को शुरू करते हैं। 1 जनवरी को हम लोग ग्लोबल फैमिली डे मनाते हैं, वैश्विक परिवार दिवस मनाते हैं। वैसे ग्रेगरियन कैलेंडर के अनुसार न्यू ईयर का फर्स्ट डे होता है, नववर्ष का प्रथम दिन होता है, जिसको कि हम लोग हैप्पी न्यू ईयर, जिसमें खूब सेलिब्रेशन करते हैं, पार्टी एंजॉयमेंट होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं आपस में प्रेम बना रहे, भाईचारा बना रहे, सहिष्णुता की भावना हो, इन सभी चीजों को लोगों को बताने के लिए, एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके, विश्व में शांति स्थापित हो सके, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र ने, यूएन ने 1993 में इस बात की घोषणा की कि जितने भी हम लोग परिवार के सदस्य हैं, परिवार कहने का मतलब कि जो भी आपस में ब्लड रिलेशन वाले हैं उन लोग नहीं, बल्कि मनुष्य के नाते जितने भी मानव की प्रजातियां हैं वो सभी क्या हैं, आपस में एक परिवार की तरह हैं। तो विश्व में शांति स्थापित हो सके, एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके, लोग एकजुट हो सकें और सभी अपने अपने कर्तव्यों का, अपने अपने जिम्मेवारियों का पालन करें, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्लोबल फैमिली डे यानी कि वैश्विक परिवार दिवस मनाते हैं। यूएन ने क्या किया कि 1993 में घोषणा तो कर दिया और साथ ही साथ इसको पीस एंड शेयरिंग डे यानी कि शांति और साझा दिवस मनाने के रूप में भी घोषणा किया। वैसे अगर यूएन की बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली ये मनाया जाता है कब, तो 15 मई को। कब मनाया जाता है? 15 मई को मनाया जाता है। तो 1 जनवरी को हम लोग ग्लोबल फैमिली डे मनाते हैं। इसको आप लोग वर्ल्ड पीस डे के नाम से भी जानते हैं, वर्ल्ड पीस डे। और यूएन में यानी कि यूएसए में, अमेरिका में 15 मई को क्या होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली यानी कि परिवार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 2022 में जनवरी में हम लोग नहीं मना पाए थे क्योंकि उस समय कोविड का प्रभाव ज्यादा था। अगर क्वेश्चन आता है कि इन 2021 व्हाट इज द थीम ऑफ ग्लोबल फैमिली डे, 2021 में ग्लोबल फैमिली डे का थीम क्या था, उद्देश्य क्या था, तो ये था परिवार और प्रौद्योगिकियां, फैमिली एंड टेक्नोलॉजी। कोरोना काल के समय में आप लोगों को पता होगा कि काफी लोग परिवार के साथ थे और जो परिवार से दूर थे उन्होंने डिजिटलाइज तरीके से अपने परिवार के साथ समय व्यतीत किया, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। तो उस बेस पे रखा गया परिवार और प्रौद्योगिकियां। ठीक है। 1 जनवरी को हम लोग ग्लोबल फैमिली डे मनाते हैं, इसे वर्ल्ड पीस डे के रूप में भी जाना जाता है। और 2021 का थीम क्या है, परिवार और प्रौद्योगिकियां, फैमिली एंड टेक्नोलॉजीज। क्लियर है। हम नेक्स्ट चलते हैं 2 जनवरी को। 2 जनवरी को क्या मनाया जाता है, नेशनल साइंस फिक्शन डे यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान कथा दिवस। आप लोगों ने बहुत सारे स्टोरीज को देखे होंगे, पढ़े होंगे, जिसमें कि फिक्शन होता है, परियों की कहानियां होती हैं, एक काल्पनिक दुनिया होती है। लेकिन इसाक एसिमोव ये एक ऐसे राइटर थे जो कि साइंस में फिक्शन लिखते थे और इनकी बहुत सारी ऐसी बुक्स भी थी। कुछ बुक्स का नाम है बैटलिस्टिक
गैलेक्टिका। इन पे टीवी शो भी बना हुआ है। ये इतने ज्यादा फेमस राइटर थे कि इनकी जितनी भी रचनाएं थी उन पे टीवी शो बनी, और वो टीवी शो साइंस के एक्सपेरिमेंट को, एनालिसिस को, रिसर्च को काफी अच्छे तरीके से शेयर करती हैं, साझा करती हैं। एक और आप लोगों ने देखा होगा वेब सीरीज है द एक्स फाइल्स, ठीक है। उसके बाद है आपका गैलेक्टिका हो गया, द एक्स फाइल्स हो गया, फिर है आपका बैटल स्टार। एक दो और है जैसे डॉक्टर हू। इन सभी पे टीवी शोज बन चुका है, ठीक है। फिर है एक द ट्विलाइट जोन। तो इसाक एसिमोव जो थे उनका जन्म 2 जनवरी 1920 को हुआ था, और उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पे हम लोग क्या करते हैं, नेशनल साइंस फिक्शन डे मनाते हैं, उनकी स्मृति में मनाया जाता है। 4 जनवरी जैसा आपको दिख रहा है ब्रेल डे। ब्रेल के बारे में आप लोग जानते होंगे। लुइस ब्रेल जी जो थे वो बचपन में खेल में आंख में कुछ नुकीली चीज चली गई थी उनकी, जिसकी वजह से उनका संसार क्या हो गया था, बिल्कुल अंधेरा हो गया था। जैसे जब आप जन्म से अंधे होते हैं तब तो आपको कुछ नहीं पता चलता, लेकिन कुछ समय के बाद जब आप में अंधापन आता है तो चीजें बहुत ज्यादा मतलब नहीं समझ पाते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। संसार में ऐसा लगता है जैसे कुछ है ही नहीं। तो ब्रेल डे अपने जैसे लोगों के लिए लुइस ब्रेल ने क्या किया, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, इन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट का आविष्कार किया, ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, और उनके इस योगदान के लिए यूएन ने 4 जनवरी को ब्रेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, और 2017 में सबसे पहले ब्रेल दिवस मनाया गया, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 6 जनवरी को। 4 जनवरी को ये पैदा हुए थे और इनकी मृत्यु हुई थी 6 जनवरी 1852 को, 1852 को। क्लियर है? जन्म इनका हुआ था 4 जनवरी 1809 को। आगे बढ़ते हैं। 5 जनवरी को हम लोग वर्ल्ड बर्ड्स डे यानी कि विश्व पंछी दिवस मनाते हैं। विश्व पंछी दिवस मनाने के पीछे का कारण क्या रहा होगा? आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए और बताइए कि 5 जनवरी को जो हम लोग विश्व पंछी दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड बर्ड्स डे मनाते हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या होगा, क्यों मनाया जाता है? रिसेंटली आप लोग देखे होंगे कि 10-12 साल पहले गिद्ध एक पक्षी होता था, जो जितने भी मरे हुए जानवर होते थे या जो जानवर मर जाते थे उनको ऐसे ही लोग डाल देते थे, उसको वो खत्म करता था, यानी कि एक प्रकार से स्कैवेंजर का काम करता था। लेकिन अब वो है ही नहीं, विलुप्ति के कगार पे है, और आपको चिड़ियाघर में अब मिलेगा या आप फोटो में देख सकते हैं। अगर उतना दूर ना जाके हम लोग अपने घर के अड़ोस पड़ोस में देखें तो गोरैया स्पैरो चिड़िया होती थी जो बहुत ही कम पाई जाती है। हालांकि मेरे यहाँ तो है, लेकिन आप उतना ज्यादा मात्रा में नहीं देखेंगे जितना पहले देखा जाता था, अब गांव खेड़ों में पाया जाता है। तो लोगों को पंछियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, एवियन अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए बॉर्न फ्री यूएसए, क्या है? बॉर्न फ्री यूएसए, ये एक संस्था है, ठीक है। और ये संस्था और एक और संस्था है एवियन वेलफेयर एलियंस, ये संगठन है। दोनों संगठन आपस में मिलके 2002 में, कब? 2002 में पहली बार लगभग 10,000 प्रजातियों में से 12% जो हैं वो या तो विलुप्त हो चुके हैं या फिर विलुप्त होने के कगार पे हैं। तो उनकी याद में, पंछियों की याद में, और लोगों को पंछियों के प्रति प्रेम को दिखाने के लिए, उनके प्रति जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से 5 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं?
वर्ल्ड बर्ड्स दिवस, वर्ल्ड बर्ड्स डे या फिर विश्व पंछी दिवस मनाते हैं। ठीक है। वैसे विश्व पंछी दिवस के बारे में अगर बात करें तो भारत की बात करें तो भारत में कब मनाया जाता है और अमेरिका में कब मनाया जाता है। तो अमेरिका में 5 जनवरी को मनाया जाता है और अगर भारत की बात करें तो भारत में 12 नवंबर को मनाया जाता है। कंफ्यूजन नहीं रखना है। अगर आपसे पूछता है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाते हैं तो आंसर हो जाएगा 12 नवंबर, और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व पंछी दिवस कब मनाया जाता है तो उत्तर हो जाएगा 5 जनवरी। क्लियर है। आगे बढ़ें। 6 जनवरी, 6 जनवरी को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड वार ऑर्फन डे, यानी कि जितने भी युद्ध में अनाथ बच्चे हैं उन अनाथ बच्चों के स्मृति के लिए या उनको एक तरीके से श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको समाज में समावेश करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 6 जनवरी को वर्ल्ड वार ऑर्फन डे मनाते हैं। अनाथ हुए बच्चों की दुर्दशा के बारे में अगर बात करें तो हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि इथियोपिया, अफगानिस्तान, बहुत रिसेंटली अफगानिस्तान और सीरिया, यह हमेशा युद्धरत क्षेत्र हैं। और इन युद्धों में क्या होता है कि लोग युद्ध तो करते हैं लेकिन उसका जो रिजल्ट आता है, कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उसका सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी पे पड़ता है तो किस पे पड़ता है, बच्चों पे पड़ता है। और जो बच्चा अनाथ है उसका जीवन कितना कष्टमय रहा होगा ये हम लोग नहीं समझ सकते, ये वही लोग समझ सकते हैं जो कि अनाथ हैं। तो उनके स्मृति में, उनके संघर्ष में जितने भी अनाथ हुए बच्चे हैं उनकी दुर्दशा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और समान अवसर, समान शिक्षा, कुपोषण, विस्थापन, ये सारी जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं से इन बच्चों को निजात दिलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड वार ऑर्फन डे मनाते हैं। एक संस्था है फ्रेंच की, इन्फेंटो डेटरेंट SOS। ये संस्था क्या करती है कि जितने भी अनाथ बच्चे हैं सबको एक ऑर्गेनाइजेशन बना के NGO के थ्रू या किसी भी और तरीके से वो मदद देती है। यूनिसेफ जो है इनके लिए हमेशा तैयार रहती है। यूनिसेफ क्या करती है, इनको सबसे पहले तो खाना पीना यानी कि पोषण, न्यूट्रिशन देती है। दूसरी बात, इनको राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार दिलवाती है। जितने भी माइग्रेटेड चिल्ड्रन हैं उन सबको एक जगह पे एकत्रित करती है और बहुत सारा उनका केयर रखने के लिए बहुत सारे चीजों को वो प्रोसेस करती है। आपको बता दें कि अभी के डेट में करीब करीब 140 मिलियन बच्चे जो हैं वो अनाथ हैं। यूनिसेफ बहुत अच्छा काम कर रही है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 6 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो हम लोग वर्ल्ड वार ऑर्फन डे यानी कि युद्ध में जितने भी अनाथ हुए बच्चे हैं उनकी याद में हम लोग ये मनाते हैं। ठीक। नेक्स्ट आते हैं 8 जनवरी को। 8 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 8 जनवरी को हम मनाते हैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस डे। अफ्रीका से आपको याद आ रहा होगा काले लोग, और जब आप इतिहास अध्ययन किए होंगे तो पहले काले गोरे का बहुत ज्यादा भेदभाव था। हमारे महात्मा गांधी जी भी साउथ अफ्रीका गए थे, वापस भी आए, बहुत सारे रिवॉल्यूशंस भी हुए हैं। आप इतिहास में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियोस के जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको मिल जाएं। और उसमें बहुत सारा वीडियो लेक्चर पड़ा हुआ है, आप उसको देखिए, समझिए। जहां पे जो डाउट आता है, कंफ्यूजन आता है, आप कमेंट करके क्लियर कर लीजिए। 8 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस डे। जितने भी काले लोग थे या जितने भी मिश्रित वर्ग के लोग थे उनको ना तो शिक्षा का अधिकार था, ना तो उनको वोट देने का अधिकार था। तो हुआ क्या कि 8 जनवरी 1912 को, 8 जनवरी 1912 को एक आदमी थे, ड्यूक, इनका पूरा नाम था लंगा लेले ड्यूक।
इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन का नींव रखा और उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लोगों को बताया कि आप लोग इस संगठन की मदद से अपने अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं और जितने भी काले और मिश्रित जाति के लोग हैं उन लोगों का मौलिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जितने भी प्रकार के अधिकार हैं उन अधिकारों को देना शुरू किया गया था। तो उनकी याद में हम लोग क्या करते हैं, 8 जनवरी को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस डे मनाते हैं। ठीक है। 9वां है एनआरआई डे, भारतीय प्रवासी दिवस। इसे भारतीय अनिवासी दिवस भी कहा जाता है। एनआरआई का फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया या नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत में जो लोग नहीं है, मूल उनका भारत है लेकिन भारत में जो नहीं है, भारत से बाहर हैं, तो भारत के प्रति उनका सम्मान, उनका त्याग और एनआरआई जो है वो भारत के जीडीपी में बहुत अहम हिस्सा है, बहुत ज्यादा उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो उनकी याद में हम लोग क्या करते हैं, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। या फिर आप गांधी जी, जैसा कि अभी हमने बताया आपको, तो गांधी जी का जो रिटर्न था फ्रॉम साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी जब वापस हुए थे तो उस दिन को भी हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। ठीक है। ये 9 जनवरी 1915 को रिटर्न हुए थे। 9 जनवरी 1915 साउथ अफ्रीका से वापस मुंबई आए थे गांधी जी। अब बात करें अगर 10 जनवरी की, तो 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इधर देख रहे हैं सब इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये हिंदी में लिखा हुआ है। तो 10 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। और 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन पूरे विश्व की अगर बात करें तो कब मनाते हैं, 10 जनवरी को मनाते हैं। हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए या वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा का प्रतिनिधित्व करे, इसके लिए हम लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। ठीक है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, तो 10 जनवरी 1975 को। प्रथम हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, 10 जनवरी 1975 को। कहा, नागपुर। करीब 30 कंट्रीज के 144 लोग आए थे इस संगठन में। यानी कि हिंदी इतनी सरल भाषा है, इतनी भावनात्मक भाषा है, इतना अनुशासित भाषा है कि इस भाषा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान बनाने के लिए हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे हिंदी भाषा बोली जाती है। कौन कौन से ऐसे देश हैं, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, उसके बाद हो गया आपका नेपाल जो पड़ोसी देश है, फिर है मॉरिशस। तो ये कुछ देश हैं जहां पे हिंदी भाषा बोली जाती है। अब अगर हम बात करें 11 जनवरी के, 11 जनवरी को क्या, लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि है। लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनका मत था कि सादा जीवन और उच्च विचार, जिन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में आप पढ़िए, बहुत अच्छा आदर्श था इनका, अच्छा विचार था, आपको बहुत सारी चीजें इनसे सीखने को मिलेंगी। तो इनका जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1904 को इनका जन्म हुआ था, गांधी जी के जन्मदिन पे ही। तो गांधी जी का जन्मदिन और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन दोनों हम एक ही साथ मनाते हैं। कहां पे हुआ था, यूपी में हुआ था, मुगल सराय में। और इनकी मृत्यु कहां पे हुई थी, तो मृत्यु हुई थी इनकी ताशकंद, जो कि अभी उज्बेकिस्तान में है। ताशकंद समझौता के बाद 1966 में क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि हृदयाघात यानी कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई थी
और बहुत सारे जब हिस्ट्री के बुक्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या ऐसा कारण रहा होगा जिनकी वजह से इनको हार्ट अटैक पड़ा। क्लियर है? इनको किस वजह से याद किया जाता है? जैसा कि अभी आपको बताया, जय जवान जय किसान इनका नारा था। तो भारत को सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से शासन करने के लिए दो ही लोगों की जरूरत पड़ती है, या तो बॉर्डर पे जवान या तो खेतों में किसान। किसान आंदोलन के समय में यह डायलॉग बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जो आप अमूल दूध पीते हैं, तो गुजरात का एक जगह है आनंद, वहां पे अमूल का डेयरी है। तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने व्हाइट रिवॉल्यूशन को भी सपोर्ट किया और ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरियाणा, पंजाब, यूपी, ये 3 जगह पे ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति को भी काफी सपोर्ट किया। और उसके बाद अमूल यानी कि व्हाइट रिवॉल्यूशन को भी काफी सपोर्ट किया। तो ये 2 चीजों के लिए भी इनको जाना जाता है। बाकी इनका जो शासन प्रणाली था वो भी बहुत उत्तम प्रकृति का था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप जितना ज्यादा पढ़िएगा उतना ज्यादा आप सीखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 12 जनवरी को आप सभी को पता है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आप सभी युवा हैं। तो 12 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? नेशनल यूथ डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं आपको पता होना चाहिए। ये किसकी याद में मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी के याद में हम लोग 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। कब हुआ था? 12 जनवरी 1863, कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? ये हुई थी 4 जुलाई 1902 को। 4 जुलाई 1902, बेलूर मठ, हावड़ा में। ठीक है। इनकी प्रसिद्धि इस बात को लेकर सबसे ज्यादा है कि 11 सितंबर 1893 यानी कि 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म सम्मेलन जो कि शिकागो में हुआ था, तो सबको 2-2 मिनट का समय मिलता था बोलने का। लेकिन इनकी जो शुरुआत हुई भाषण की, और जब लोगों को संबोधन किया कि मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, और बहुत ही ओजस्वी आवाज में जब अपना भाषण दिए, तो कब आधा घंटा बीत गया लोगों को पता ही नहीं चला। और इनके संबोधन पे बहुत ज्यादा तालियां पड़ी, लोग बहुत ज्यादा खुश हुए। तो इन सब चीजों के लिए स्वामी विवेकानंद जी को जाना जाता है। अपने प्रखर आवाज के लिए, दिव्य विचार के लिए। इनके चेहरे पे तेज झलकता था। इनका जो चरित्र है वो इतना ज्यादा आदर्श था। बहुत सारे चीजों को इन्होंने लिखा भी है, बहुत सारी बुक्स भी हैं इनकी, जैसे काली द मदर। आपको पता होगा कि इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस जी थे। और इन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी का याद में रामकृष्ण परमहंस या फिर कृष्ण मिशन की शुरुआत भी की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इनका ऐसा मानना था कि जब भी हम ध्यान करते हैं तो वो ध्यान हमारे अंदर एक नई ऊर्जा लेकर आती है। उन्होंने इस पे एक रचना लिखी जिसका नाम था मेडिटेशन एंड इट्स मेथड। और भारत के युवाओं के लिए, क्योंकि इनका ऐसा मानना था कि जितने भी युवा हैं दे आर बिल्ड अप ऑफ मसल्स ऑफ आयरन एंड नर्व्स ऑफ स्टील। उनका जो मांसपेशी है वो लोहे की तरह कठोर है और उनकी जो नसें हैं वो स्टील की तरह लचीली हैं। यानी कि हमारे जीवन में सबसे अच्छा, सबसे ऊर्जा से जो भरपूर समय होता है वो युवा का होता है। और हम युवा ही हैं जो देश को किसी भी दिशा में लेके जा सकते हैं। इन्होंने और भी ज्यादा बुक की रचना की जिनका नाम है टू द यूथ ऑफ इंडिया, भारत के युवाओं के लिए संदेश। फिर राजयोग, कर्मयोग, फ्यूचर ऑफ इंडिया, ज्ञान योग, ये बहुत सारी पुस्तकें हैं जिसको पढ़ने के बाद आपके अंदर बहुत सारे विचारों का आदान प्रदान होगा, बहुत ज्यादा ऊर्जा आएगा, जोश भरेगा आपके अंदर, आपकी तैयारी को एक संपूर्णता मिलेगी।
तो मेरे विचार में आपको वो सारी बुक्स को पढ़ना चाहिए, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। इनके बारे में एक कहानी है कि स्वामी विवेकानंद इतना ज्यादा दिव्य स्वरूप वाले थे, इतना चेहरे से इनका तेज झलकता था, शरीर इनका काफी ज्यादा सुडौल था कि लोग इनको देखते ही आकर्षित हो जाते थे। तो एक महिला थी जो इनको शादी के व्यू से इनके पास प्रपोजल लेकर आए और बोली कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। इन्होंने पूछा कि आपके शादी करने का प्रयोजन मैं ही क्यों? तो उनका जवाब था महिला का कि मैं चाहती हूँ कि आपके जैसा पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, इसलिए मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बताया कि आप जो मुझसे शादी करके और पुत्र रत्न की इच्छा रखती हैं, इससे बेहतर है कि मुझे ही आप पुत्र मांग लें। तो आज के जमाने में इतना ज्यादा चरित्रवान नहीं मिल सकता है। और इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, कहावत है कि इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। मतलब इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर आपका पैसा गुम हो जाता है, कुछ नहीं गुम हुआ है। अगर आपका स्वास्थ्य गिर जाता है तो कुछ खोए हैं आप। लेकिन अगर आपका चरित्र पतन हो जाता है तो आपके पास कुछ भी नहीं बचता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जो आप जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे और ज्यादा जानेंगे। तो इनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए, युवाओं के संदेश के लिए, इनके जोशीले भाषण के लिए, इनकी ऊर्जा के लिए, इनके सम्मान में हम लोग 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 14 जनवरी की अगर बात करें तो 14 जनवरी आप सभी को पता है, गुड़, चूड़ा, तिलकुट, दूध, दही यानी कि मकर संक्रांति या संक्रांत मनाते हैं। और मकर संक्रांति सिर्फ यूपी, बिहार, झारखंड में ही नहीं मनाया जाता है, बल्कि देश के करीब करीब सभी राज्यों में इसे अलग अलग नाम से मनाते हैं। किस किस जगह पे क्या क्या नाम मनाते हैं देखते हैं। मकर संक्रांति यूपी, बिहार, झारखंड, ठीक है। वेस्ट बंगाल में इसे बोला जाता है पौष संक्रांति। असम की अगर बात करें तो बिहू या फिर माघ बिहू या भोगाली बिहू। अगर कर्नाटका की बात करें तो सुग्गी संक्रांति। गुजरात की बात करें तो उत्तरायण। पंजाब में लोहड़ी जनरली 13 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन 14 को भी लोहड़ी ही होता है। अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में मनाया जाता है शिशिर संक्रांत, ठीक है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो माघ साजी, और अगर तमिलनाडु की बात करें तो थाई पोंगल। तो ये जितनी भी चीजें आप सुन रहे हैं इसको नोट डाउन भी करते जाएं, ध्यान से सुने और चीजों को समझते जाएं, ठीक है। उसके बाद आर्म्ड फोर्सेज वेटरन्स डे यानी कि सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस। सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस। वयोवृद्ध दिवस मनाने के पीछे का कारण क्या है? जैसा कि मैंने अभी बताया, ये लाल बहादुर शास्त्री जी का जो नारा था, जय जवान जय किसान। तो सीमा पे जवान जो होते हैं हमारी रक्षा करते हैं, उनकी बदौलत ही हम और आप बहुत शांति के साथ, बहुत सुकून के साथ यहाँ पे चैन सुख से रह रहे हैं। तो जितने भी लोग रिटायर हो चुके हैं या जितने भी एक उम्र पे पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर वो देशभक्ति का जज्बा है, जोश है और देश के लिए बलिदान होने की कुव्वत रखते हैं, तो उनके याद में हम इस चीज को मनाते हैं, आर्म्ड फोर्सेज वेटरन्स डे। तो 14 जनवरी को हम लोग मनाते हैं आर्म्ड फोर्सेज वेटरन्स डे, और 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 15 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? आर्मी डे मनाते हैं, भारतीय थल सेना दिवस। भारतीय थल सेना दिवस मनाने के पीछे का कारण क्या है? तो आपको पता होगा कि भारत की जो सैन्य शक्ति है वो विश्व की जितनी सैन्य शक्ति है उसमें इसका चौथा नंबर है, और हमारे पास जो जीडीपी आता है उस जीडीपी का करीब करीब 25%
हम लोग डिफेंस सेक्टर में दे देते हैं। अभी जो रिसेंटली बजट आया है आप उसमें ऑब्जर्व कीजिएगा कि 25% हम लोग किसी न किसी रूप में डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करते हैं, डिफेंस में दे देते हैं, डिफेंस सेक्टर में। तो भारतीय सेना जो है अपनी वीरता, अदम्य साहस और शौर्य की कुर्बानी, इन सभी की दास्तां को याद करने के लिए हम लोग थल सेना दिवस मनाते हैं। इस दिन क्या होता है कि इंडिया गेट पर जो अमर जवान ज्योति है और सभी आर्मी हेडक्वार्टर, सेना का मुख्यालय है, दिन बहुत सारे कार्यक्रम मनाए जाते हैं, परेड होता है, मार्च पास्ट होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। और जो शहीद हो चुके हैं उनके सम्मान में हम मौन व्रत भी रखते हैं। इससे रिलेटेड एक और जानकारी है कि 15 जनवरी 1949, 15 जनवरी 1949 यानी कि 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली थी और धीरे धीरे क्या हो रहा था, शासन ट्रांसफर हो रहा था ब्रिटिश से इंडिया में। तो 15 जनवरी 1949 को उस समय के जो लास्ट ब्रिटिश कमांडर थे, उन्होंने यहां के जो लेफ्टिनेंट जनरल थे के.एम. करियप्पा, जो बाद में फील्ड मार्शल भी बने, तो भारतीय सेना के जो लास्ट ब्रिटिश कमांडर थे आपके जनरल रॉय फ्रांसिस बूचर, इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा को पदभार दे दिया। और वो पदभार ग्रहण करने के बाद जब रिटायर होते समय उन्होंने फील्ड मार्शल के पोस्ट को भी सुशोभित किया। तो उनकी याद में भी हम भारतीय थल सेना दिवस मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 जनवरी, इस दिन मनाया जाता है नेशनल स्टार्टअप डे। मनाया नहीं जाता है, लेकिन जो अभी कन्वोकेशन हुआ था उसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था कि नेशनल स्टार्टअप डे की शुरुआत हम लोग 2022 से कर देंगे, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आप लोग भी जानते हो हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी है और सभी को गवर्नमेंट जॉब दे पाना किसी भी सरकार के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है कि डिफरेंट तरीके से लोगों को अपने पैर पे खड़े होने के लिए, लोगों को सक्षम बनाने में बहुत ज्यादा मदद कर रही है। इसलिए उसने बहुत सारे स्टार्टअप्स को सेट किया है। और भारतीय अर्थव्यवस्था में जो छोटे छोटे उद्योग हैं, स्टार्टअप हैं, छोटी छोटी आइडियाज हैं, नए नए इनोवेशंस हैं, वो काफी ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो उन सभी को देखते हुए लोगों को स्टार्टअप के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाने की घोषणा हुई है। ठीक है, 18 जनवरी की अगर बात करें, 18 जनवरी, तो इस दिन पोलियो दिवस मनाया जाता है, या इसे हम लोग कहते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। याद रखिएगा कि इम्यूनाइजेशन डे जो है वो 18 जनवरी को मनाया जाता है। और नेशनल वैक्सीनेशन की अगर बात करें, वैक्सीनेशन डे, तो ये 16 मार्च को मनाया जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगर इम्यूनाइजेशन डे आपसे पूछता है तो 18 जनवरी, और अगर वैक्सीनेशन डे पूछता है तो 16 मार्च। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं कि पोलियो क्या होता है। तो आपको पता है पोलियो एक वायरस है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक अगर कोई इसका शिकार है तो बहुत ज्यादा कष्टों का, बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और 16 मार्च 1995 को भारत में पोलियो का ओरल ड्रॉप कब दिया गया था? 16 मार्च 1995 को पोलियो का ओरल ड्रॉप दिया गया था। इसलिए हम लोग 16 मार्च को वैक्सीनेशन डे मनाते हैं। लेकिन पूर्ण तरीके से पोलियो से हमारा देश जब पोलियो के संक्रमण से आजाद हुआ, वो दिन कौन सा था? 18 जनवरी था। ठीक है, तो पोलियो दिवस 18 जनवरी या नेशनल इम्यूनाइजेशन डे 18 जनवरी, लेकिन नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाएंगे? 16 मार्च को मनाएंगे।
क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 19 जनवरी 19 जनवरी इस दिन महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि है। महाराणा प्रताप इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए हैं। इनका पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया था। इनका जन्म 9 मई 1540 कब हुआ था? 9 मई 1540 कुंभलगढ़ राजस्थान, ठीक है, मेवाड़ में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 19 जनवरी को 1597 में। 19 जनवरी 1597 चावंत में इनकी मृत्यु हुई थी। इनको हल्दी घाटी के युद्ध के लिए जाना जाता है। महाराणा प्रताप जी राजपूतों के लिए काफी गर्व के विषय हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के लिए इनको जाना जाता है। एक और युद्ध है द बैटल ऑफ देवरिया, देवरिया के युद्ध के लिए भी इनको जाना जाता है। इनको मेवाड़ राणा की उपाधि भी मिली है। इनका पूरा नाम अभी आपको बताया कि महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया था। और महाराणा जो है ये राणा वंश के जितने भी लोग थे या जो रण में बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे उनको राणा टाइटल दिया जाता था। तो इनको मेवाड़ राणा भी की भी उपाधि मिली हुई है, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। और 1582 में किसका युद्ध हुआ? देवरिया का। ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि हल्दी घाटी की युद्ध कब हुई, या किनके किनके बीच हुई, या कौन जीता कौन हारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 20 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई जाती है। आपको पता होना चाहिए कि गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और इन्होंने सिखों के पहचान के लिए 5 क का रूल दिया था कि जो भी व्यक्ति ये 5 क को मानेगा वही सच्चा सिख होगा, सच्चा खालसा होगा। ये 5 क क्या है? केस झाड़ने के लिए कंघी, कृपान, आप देखे होंगे जितने भी सरदार जी होते हैं वो चाकू खुखरी टाइप का रखता है। फिर है कच्छा, केस, कंघी, कच्छा, कृपान और हाथ में कड़ा। ये 5 क है। और ये 5 क उन्हीं लोगों को मिलता है जो कि खालसा के सच्चे मानने वाले होते हैं, अनुयायी होते हैं, फॉलोवर्स होते हैं, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना साहिब में हुआ था। वहां पे गुरुद्वारा है, आप कभी जाइए एग्जाम देने तो घूमिए, काफी अच्छा है। सिख या सरदार जी की अगर बात करें तो आप बहुत सारे लोगों को देखे होंगे, जितने भी धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, सभी अपने अपने धर्मों का सम्मान तो करते ही हैं। लेकिन सरदार जी लोग, सिख जी लोगों के बारे में कहा गया है, इन लोग गुरुद्वारा सालों भर चलाते हैं और लंगर में किसी से कुछ पैसा वैसा नहीं लिया जाता है और वहां पे ऊंच नीच भी नहीं देखा जाता है। और बड़े से बड़े लोग वहां पे आके और सबके शूज को साफ करता है। तो गुरुद्वारा वास्तव में बहुत अच्छी चीज है और बहुत सारी चीजों को ये सिखाती भी है। अब अगर हम बात करें 21 जनवरी की, 21 जनवरी की, तो इस दिन मेघालय राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको पता होगा कि मेघालय जो है वो असम से मिलता जुलता राज्य था पहले, यानी कि असम राज्य का ही एक हिस्सा था। और 2 अप्रैल 1970 को उसको स्वायत्त राज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन 21 जनवरी 1972 को, 21 जनवरी 1972, 21 जनवरी 1972 को असम का जो पार्ट था, खासो, जयंतिया, गारो, ये सब को मिला करके क्या किया गया? मेघालय बनाया गया, ठीक है। मेघालय को हम लोग पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड ऑफ
ईस्ट, ठीक है। और इसका कुछ जो क्षेत्र है वो किससे लगता है, अंतर्राष्ट्रीय देश बांग्लादेश से लगता है। यहाँ के सीएम अभी कौन है, थोड़ा सा करंट भी देख लें हम लोग। यहाँ के सीएम कौन है, कॉनराड संगमा। कौन है, कॉनराड संगमा। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है यहाँ के सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें 23 जनवरी, 23 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो 23 जनवरी को हम लोग एससी बोस जयंती, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाते हैं। और सुभाष चंद्र बोस जैसे ही हम नाम लेते हैं हमारे ध्यान में आजाद हिंद फौज आ जाती है। मतलब भारतीय सेना में फौज का जो प्रथम प्रारूप है वो किसके नाम से आता है, एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से आता है। अगर एससी बोस जी की बात करें तो इनका जन्म किस वर्ष हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को, 23 जनवरी 1897 को। और आजाद हिंद फौज की गठन के याद में हम लोग इस दिन को डे ऑफ वैलोर यानी कि विश्व पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाते हैं। सॉरी, राष्ट्रीय पराक्रम दिवस, ठीक है। और इनकी मृत्यु जो हुई थी एयर क्रैश में, प्लेन क्रैश में हुई थी, जो पता ही नहीं चल पाया कि किस कारण से इनकी मृत्यु हुई थी। कुछ लोगों का मानना है कि वो भाग गए थे, जिंदा बच निकले थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नहीं, उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इनकी मृत्यु हुई कब थी, तो ये हुई थी 18 अगस्त 1945 को, 18 अगस्त 1945 को, यानी कि आजादी के 2 साल पहले। अगर ये जिंदा रहते तो हो सकता था कि भारत का शासनिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, वो कुछ और होता। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 24 जनवरी की, 24 जनवरी की। इस दिन क्या मनाया जाता है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा, क्या कारण रहा होगा। इतिहास में आप लोग पढ़े होंगे कि वैदिक एज जो था और संगम एज जो था, यानी कि वैदिक काल और संगम काल, तो यहां तक महिलाओं की जो स्थिति थी काफी अच्छी थी। पुरुषों से ज्यादा अगर किसी को सम्मान दिया जाता था तो वो महिलाओं को दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, आक्रांता लोग आते गए, भारत पे दूसरे लोग आक्रमण करते गए, वैसे वैसे महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो गई। उनकी जो दशा है दुर्दशा में बदल गई। उसी समय हिजाब प्रथा चला, नकाब प्रथा चला, बुर्का प्रथा चलन में आया। आप लोग पद्मावत फिल्म देखे होंगे, बहुत सारी चीजें उससे आपको सीखने को मिलेंगी पद्मावत मूवी से, ठीक है। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हम लोग इसलिए मनाते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस, क्योंकि अगर हम भारत का सेक्स रेशियो देखें तो प्रति 933 प्रति 1000 पुरुष पे 933 महिलाएं हैं। और अगर केरल की बात करें तो वहां पे 1000 पुरुषों पे 1033 महिलाएं हैं। लेकिन कहीं कहीं पे स्थिति इतनी ज्यादा दयनीय है, जैसे अगर हम चंडीगढ़ की बात करें, हरियाणा की, तो वहां पे जो सेक्स रेशियो है पहले काफी कम था, अब धीरे धीरे करके सुधार हो रहा है। खास करके जब फोगाट बहनें बहुत सारा मेडल जीत के लाई, हरियाणा की और ज्यादा बच्चियां हैं जो कि कुश्ती में मेडल लाई हैं, तो लोग वहां पे अब गर्ल चाइल्ड को भी अवसर दे रहे हैं कि आप बढ़िए, ठीक है। वहां पे अब भ्रूण हत्या बहुत कम हुई है। सरकार का एक काफी सजग प्रयास रहा है। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे बालिकाओं के
बढ़ोतरी के लिए, बालिकाओं को भी बालक के जैसा अवसर प्रदान हो, बालिकाओं को भी वो सारी सुख, सारी सुविधाएं प्राप्त हो जो कि हम बालकों को देते हैं। यानी कि समाज में पुरुषों के साथ महिलाएं भी कंधा से कंधा मिलाकर चलें। और अगर हम स्वामी विवेकानंद जी की ही बात करें तो इनका ऐसा मानना था कि हमारा जो समाज है वो एक चिड़िया है और पुरुष और स्त्री जो है वो चिड़िया के दो पंख हैं। अगर एक पंख घवाहिल हो जाता है तो चिड़िया ढंग से उड़ नहीं पाएगी। ठीक इसी तरीके से अगर सब जगह पे पुरुषों का ही पैट्रियार्किक सोसाइटी हो जाए, पितृसत्तात्मक समाज हो जाए, तो भी समाज ढंग से नहीं चल पाएगा। तो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अगर महिलाएं चलती हैं तो इस प्रकार के अवसरों को देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। और 2006 में 2 अधिनियम बना। एक अधिनियम बना बालिका को प्रोटेक्ट करने का, ठीक है, और दूसरा अधिनियम बना कि दहेज नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जो दहेज के लिए बलि चढ़ा दी जाती थी, जिससे उनका जो सेक्स रेशियो था धीरे धीरे क्या हुआ, घटता चला गया। तो 2006 में 2 कानून बना। पहला कानून बना दहेज निषेध, दूसरा बना बाल विवाह निषेध अधिनियम। और 2009 में क्या बना, घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस। 2009 में आया घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस। ऐसा लोग मानते थे कि जो पत्नी है वो घर को संभालेगी, परिवार को संभालेगी और पति जो है वो बाहर जाएगा। और पति जब बाहर से आता था तो कुछ काम वाम नहीं होता था, तो पत्नियों की पिटाई होती थी, जो कि किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में, या हम अगर अधिकार की बात करें या संवैधानिक अधिकार की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की, तो कहीं से भी ये उचित नहीं है। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जो इतना ज्यादा शोषित होने के बावजूद भी, इतना ज्यादा प्रताड़ित होने के बावजूद भी वो अपने पति को देवता की तरह मानती थी। लेकिन जब उन्होंने आवाज उठाना शुरू किया तो 2009 में एक अधिनियम बन के आया, घरेलू हिंसा विरोध अधिनियम, जिसके लिए कुछ कैद और कुछ जुर्माना देखा गया। और 2015 में जब मोदी जी शासन में आए तो 2015 में इन्होंने एक अभियान चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, ये 22 जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। और आप देख रहे हैं कि जितना भी प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर है, सब में 33% रिजर्वेशन दिया गया है। अगर हम बिहार के रेस्पेक्ट की बात करें तो बिहार के रेस्पेक्ट में 33 से बढ़ा करके उसको 50% कर दिया गया है। और हाल फिलहाल में अगर पिछले कुछ महीनों को देखें तो सेना में खास करके सीडीएस और एनडीए में महिलाओं की एंट्री नहीं होती थी। सीडीएस में पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन में था, लेकिन एनडीए में नहीं था। और अब महिलाओं की भी एंट्री एनडीए में हो चुकी है। तो एक सभ्य समाज का निर्माण हो रहा है और धीरे धीरे करके हम लोग इस चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुके हैं जहां पे लड़का और लड़की में कोई भी भेदभाव नहीं है। देयर इज नो एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गर्ल चाइल्ड एंड बॉय चाइल्ड। ठीक है, और 24 जनवरी को ही हम उत्तर प्रदेश राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं। जैसे हम लोगों ने मेघालय दिवस मनाया था, ठीक उसी तरीके से यूपी राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में 22 मार्च को बिहार राज्य दिवस मनाया जाता है। उसी प्रकार 24 जनवरी को यूपी इस्टेब्लिशमेंट डे, यूपी राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1947 के पहले, यानी कि भारत जब आजाद हुआ था उसके पहले और उसके कुछ समय बाद तक यूपी को यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। लेकिन फिर अधिसूचना आई, गजट पास हुआ और 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को
भारतीय सरकार का जो गजट आया अधिसूचना के बाद इसका नाम क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, योगी जी हैं। और गवर्नर कौन है बताइए, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी। आनंदीबेन पटेल। ये सब चीजों को अप टू डेटेड रखा कीजिए। दिखने में तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन खास करके जब क्षेत्रीय परीक्षा होगा तो उसमें पूछा जा सकता है। जैसे अगर बीपीएससी की बात करें, यूपी पीसीएस की बात करें, या बिहार दरोगा की बात करें, सिपाही की बात करें, तो हो सकता है कि इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए या इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए। क्योंकि अगर सत्यपाल मलिक जी की बात करते हैं तो वो भी बिहार के कभी राज्यपाल रह चुके हैं, ठीक है। अगर आनंदीबेन पटेल जी की बात करें तो ये गुजरात में भी रह चुकी हैं। तो चीजों को जब आप समावेशित करके पढ़िएगा सम्मिलित रूप से, तो बहुत सारी चीजें याद होती चली जाएंगी, ठीक है। 25 जनवरी को हम लोग नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। और आपके पास जो मत है, मत का अधिकार है, आप उसका समुचित रूप से उपयोग करें और एक अच्छे नेता को चुने, जिससे कि हम लोग सुख शांति चैन सुकून से रह सकें। क्योंकि व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, टू द पीपुल। हम ही लोग हमारे अपनों के लिए एक लीडर को चुनते हैं, तो क्यों ना अपना मत का प्रयोग करके अच्छा शासक चुना जाए, ठीक है। और 25 जनवरी को भी हम लोग नेशनल टूरिज्म डे मनाते हैं, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं। क्योंकि पर्यटन से हमारी अर्थव्यवस्था को करीब करीब 60% फायदा होता है। रिसेंटली अगर बात करें तो कोरोना काल से पहले बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जिनको कि डेवलप किया गया, हेरिटेज को कंजर्व किया गया, और मतलब बहुत सारी चीजों को एक डिजिटलाइज तरीके से किया गया ताकि लोगों तक पहुंच हो और लोग यहाँ पे आए और हमारी जीडीपी क्या हो, धीरे 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 ग्रो करती रहे। तो अगर हम बात करते हैं नेशनल टूरिज्म डे की, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की, तो देश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का इतना ज्यादा अहम हिस्सा है, मतलब इतना ज्यादा अहम योगदान है। देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले तो जीडीपी की बात करें तो जीडीपी हमेशा ग्रो करती है। दूसरा है कि जितना ज्यादा पर्यटन होगा उतना ज्यादा रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। गाइड के रूप में मिल जाए, ट्रैवलर के रूप में मिल जाए, और छोटी छोटी दुकानें हो जाएं, अपना नया नया स्टार्टअप कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो फायदा होता है ना, वो होता है कल्चरल, मतलब सांस्कृतिक प्रचार प्रसार का। हमारी संस्कृति लोगों तक पहुंचेगी, लोगों की संस्कृति हमारी तरफ आएगी। यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता है और जो पूर्वी सभ्यता है, दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, इन्फ्लुएंस्ड होंगे, दोनों प्रभावित होंगे, ठीक है। और सबसे ज्यादा अगर हम टूरिस्ट प्लेस की बात करें तो वो है काशी, जो कि वाराणसी में है, ठीक। अब बात करते हैं 26 जनवरी की। आप सभी को पता है ये भारत का गणतंत्र दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 ऑफ द जनवरी। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक। 26 जनवरी को ही इंटरनेशनल कस्टम डे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या होता है इंटरनेशनल कस्टम डे? नहीं पता है तो आप लोग रिसर्च कीजिए, उसको खोजिए। हम नहीं बताएंगे, आप लोग खोजिए और कमेंट में रिप्लाई कीजिए कि इंटरनेशनल कस्टम डे क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एनालाइज करेंगे। अभी बता देते हैं कि इंटरनेशनल कस्टम डे जो होता है, सीमा शुल्क दिवस जो हम लोग मनाते हैं, तो 26 जनवरी 1953 1953, 26 जनवरी 1953 को वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन
WCO, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के गठन के याद में, गठन के स्मृति में हम लोग मनाते हैं, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स। कहाँ है हेडक्वार्टर? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। दुनिया भर के 179 सदस्य हैं और इंटरनेशनल कस्टम डे को सेलिब्रेट किया जाता है। किस लिए किया जाता है? क्योंकि जितने भी देश हैं उनका जो प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्शन पे क्या क्या टैक्स लगेगा, कैसे कैसे उसको रिवाइज करते हैं। आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए और कमेंट में बताइए। 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं और इंटरनेशनल कस्टम डे मनाते हैं। अब अगर बात करें 27 जनवरी की, 27 जनवरी की, तो 27 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल डिजास्टर मेमोरियल डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मृति दिवस। अब प्रलय स्मृति दिवस मनाने का कारण क्या होगा? प्रलय क्या होता है? जैसे सुनामी हो गया, टाइफून हो गया, हरिकेन हो गया, ये सब प्रलय में आता है। लेकिन जितना भी निगेटिव चीज है उनको हम क्यों मनाएंगे? जाहिर सी बात है कि यहाँ पे डिजास्टर का मतलब कुछ और होगा। तो 27 जनवरी को क्या हुआ था कि 1945 में, यानी कि आप अगर विश्व युद्ध के बारे में देखेंगे तो विश्व युद्ध में 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध हुआ और 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो 1945 में क्या हुआ कि रेड आर्मी जो थी उन्होंने नाजियों के एक सबसे बड़े मृत्यु शिविर, जिसका नाम क्या था? ऑस्विट्ज बर्कनेउ। क्या था? ऑस्विट्ज बर्कनेउ। इसको उन्होंने खत्म कर दिया। बहुत बड़ी चीज है कि डेथ शिविर को उन्होंने क्या किया? खत्म कर दिया और पोलैंड को आजादी दिलाई। किसको आजादी दिलाई? पोलैंड को। तो इस सेंस में हम लोग क्या करते हैं? इंटरनेशनल डिजास्टर मेमोरियल डे मनाते हैं। और यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने अपने संकल्प पत्र 60/7 60/7 इसके द्वारा इस दिवस को मनाने की घोषणा की। और तब से हम लोग 27 जनवरी को क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल डिजास्टर मेमोरियल डे मनाते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मृति दिवस मनाते हैं। ठीक है। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जी की जयंती मनाई जाती है। लाला लाजपत राय, इनका नारा क्या था? चलिए आपको हिंट दे देते हैं कि लाठी चार्ज से इनकी मृत्यु हुई थी। अब बताइए कि इनका जो स्लोगन था वो क्या था? लाला लाजपत राय जी की जयंती हम लोग क्यों मनाते हैं? देखिए, किसी भी महापुरुषों की जयंती मनाने के पीछे का कारण क्या है? जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने इस देश को कुछ न कुछ दिया है, जिसे हम लोगों को समझने की जरूरत है, उनके आदर्शों पे चलने की जरूरत है। अगर हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो, कुछ नहीं करना चाहते तो चुपचाप बैठिए, सब अपने आप हो जाएगा। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता है। लेकिन अगर अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, अपना भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो जितने भी महापुरुष हैं आप उनकी जीवनियों को पढ़िए और जो भी अच्छी चीजें हैं आप उनको ग्रहण कीजिए। तो आप कुछ बने ना बने, लेकिन आप एक इंसान, एक पुरुष, एक नागरिक जरूर बन जाएंगे। और महापुरुषों की जयंती हम लोग इसीलिए मनाते हैं ताकि हम उनके विचारों को, उनके आदर्शों को आत्मसात कर सकें। ठीक है। तो अगर हम लोग 28 जनवरी की बात करें तो 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जी की जयंती मनाई जाती है।
28 जनवरी 1865 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 17 नवंबर 1928 को। 17 नवंबर 1928 को। ठीक है। इनको पंजाब केसरी भी कहा जाता है। ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी भी कहा जाता है। इनका स्लोगन था साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। इनकी बहुत सारी बुक्स हैं। आप उन बुक्स को अगर देखना चाहते हैं तो गूगल ट्राई कर सकते हैं। वैसे एक दो जो मुझे याद है मैं आपको बता देता हूं। उनके बुक का नाम है यंग इंडिया, जमा भारत, और एक है अनहैप्पी इंडिया। आप सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएंगी। तो 28 जनवरी को हम लोग लाला लाजपत राय जी की जयंती मनाते हैं। इनका जन्म 28 जनवरी 1865 को हुआ था। मृत्यु इनकी 17 नवंबर 1928 को हुई थी। इनका स्लोगन है साइमन गो बैक। और इन्होंने ही बोला था लाठीचार्ज से पहले कि मेरे शरीर पे पड़ी हुई एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूतों के किल के समान होगी। ठीक है। और इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज 30 जनवरी, 30 जनवरी। 30 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? आप सभी को पता है 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। गांधी जी की इस दिन हत्या कर दी गई थी। नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसलिए उनकी याद में हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। सभी सरकारी गैर सरकारी संस्थानों पे 11 बजे से 2 मिनट का मौन रखा जाता है उनकी स्मृति में। ठीक है। इस दिन हम लोग डाटा कंजर्वेशन डे भी मनाते हैं, डाटा संरक्षण दिवस भी मनाते हैं। आप भी मान लीजिए कि जियो का आप रिचार्ज कराते हैं, 1.5 GB डेली आपको मिलता है, आप उसका यूज नहीं कर पाते हैं तो वो कहाँ जाता है? तो कंपनियां ऐसे ही डाटा को कंजर्व करती हैं और लोगों को इसके बारे में जागरूक करने के लिए कि आप जो इतना ज्यादा मेहनत करते हैं, आप रिचार्ज करवाते हैं, तो इन सारी चीजों को आप क्या कीजिए? संरक्षित कीजिए, कंजर्व कीजिए। और अगर दूसरे सेंस में बात करें तो जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनको कंजर्व करने के लिए भी हम लोग डाटा कंजर्वेशन डे मनाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इज 31 जनवरी, 31 जनवरी। 31 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो इस दिन कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है। कुष्ठ निवारण दिवस मनाने के पीछे का कारण क्या है? तो कुष्ठ निवारण दिवस मनाने के पीछे का कारण है, आप लोगों ने गांधी जी का नाम सुना होगा, एनी बेसेंट का नाम सुना होगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम सुना होगा। इन लोग क्या करते थे कि जितने भी रोगी थे, चाहे वो किसी भी कारण से रोगी हो, बाबा आमटे जी का नाम आपने सुना होगा, तो इन लोग जितने भी रोगी थे, दुखियारी थे, सबकी मदद करते थे बिना किसी भेदभाव के, मानवता के आधार पे, इंसानियत के आधार पे लोगों का मदद करते थे। तो इन सबको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए राउल फेलेरो, एक फ्रांस के समाज सुधारक हैं, राउल फेलेरो, इन्होंने क्या किया कि इस दिन को एज ए वर्ल्ड लेप्रोसी इराडिकेशन डे, यानी कि विश्व कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने का सोचा, जिससे कि जितने भी लोग जो कि नर्सिंग के क्षेत्र में थे उन सबको क्या हो, एक ट्रिब्यूट जाए, एक श्रद्धांजलि जाए। 2021 की अगर बात करें तो इसका थीम क्या था? 2021 में इसका थीम था बीट लेप्रोसी एंड स्टिग्मा। बीट लेप्रोसी एंड स्टिग्मा। ठीक है। क्या पूछ रहे थे जी बीच क्लास में? आप पूछ रहे थे टूरिज्म डे के बारे में।
तो टूरिज्म डे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पर्यटन दिवस का हमारे देश के जीडीपी में बहुत ज्यादा अहम योगदान है। ये जीडीपी को तो देखता ही है, साथ ही साथ इससे रोजगार भी मिलता है, सांस्कृतिक प्रचार प्रसार भी होता है। और आजादी के 3 साल के बाद कोलकाता और चेन्नई से इसकी शुरुआत हुई थी। 1998 में पर्यटन और संचार मंत्रालय का एक अलग विभाग बना दिया गया। और पूरे विश्व की अगर बात करें, अगर भारतीय पर्यटन दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है आपको 25 जनवरी को। अगर पूरे विश्व की बात करें तो ये मनाया जाता है 27 सितंबर, 27 सितंबर को। और कुछ? हाँ, पूछिए। थीम, इसका थीम, उद्देश्य। तो अगर 2021 की बात करें तो 2021 का जो थीम था वो था देखो अपना देश। 2021 की बात करें तो ये क्या था? देखो अपना देश। और 2022 का क्या है बताइए? 2022 का है आजादी का अमृत महोत्सव। फोटो सिर्फ आप लोग खिंचवाते रहिए। आजादी का अमृत महोत्सव। चलिए, इसके थीम के बारे में अगर आपने पूछा है तो हम भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस, इसका थीम क्या था? बताइए। 2022 का बताइए क्या है, 2021 का क्या था, 2019 का क्या था? राष्ट्रीय युवा दिवस 2018 की अगर बात करें, 2019 की बात करें, 2020 की बात करें, 2021 की बात करें, 2022 की बात करें, तो जो 2018 में इसका जो थीम था वो था संकल्प सिद्धि। 2018 में क्या था राष्ट्रीय युवा दिवस का उद्देश्य? संकल्प सिद्धि। 2019 ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा को साझा करना। 2020 की अगर बात करें, 2020 का था चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। लिखते जाइए आप लोग, चैनलाइजिंग यूथ फॉर नेशन बिल्डिंग। ठीक है, लिख देते हैं चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। 2021 की अगर बात करें तो 2021 में राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम क्या था? बहुत आसान है, युवा। 2021 का उद्देश्य क्या था, थीम क्या था? युवा। ठीक है, उत्साह नए भारत का। और 2022 रिसेंटली इसका क्या थीम है? इसका थीम है इट्स ऑल इन माइंड, यानी कि जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था ना, उठो जागो और तब तक प्रयास करो या तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। तो आप भी उठिए, जागिए, पढ़िए, सेलेक्ट होइए। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको याद रखने में आसानी होगी। और कोशिश कीजिए कि जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं आप नोट डाउन तो करते ही जाइए, साथ ही साथ जो चीजें नहीं समझ में आती हैं आप उसको पूछिए। जितना ज्यादा पूछिएगा उतना ज्यादा समझ में आएगा।
उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो आप पहले से जानते थे, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपस में बातचीत करने के दौरान आपको समझ में आ गई होंगी, बहुत सारी चीजें तो याद भी हो गई होंगी। और अगर आपको इन सभी चीजों का रिटन स्क्रिप्ट चाहिए, रिटन फॉर्मेट चाहिए, पीडीएफ में चाहिए, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नए वीडियो इंपॉर्टेंट डेज ऑफ फरवरी में, फरवरी माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस में। तब तक आप अपनी पढ़ाई को ऐसे ही जारी रखिए। वीडियो को अपना सपोर्ट, लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिए।